Hello guys, how are you? I hope all people are super fine. So today we are going to start our new topic which is the interference fringes. Okay. So today we are going to discuss about the interference fringes. तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास मान लो अगर एक जैसे जब भी हम इंटरफेरेंस करवाते हैं दो वेव्स आती हैं तो वो दो वेव्स आपस में क्या होती हैं तो वो दो वेव्स आपस में सुपरपोजिशन मतलब कंबाइन होते हैं काइंड ऑफ सुपर इम्पोज करती हैं और बीच में हमें क्या मिलता है बीच में हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है राइट और फिर उसके बाद हमें डार्क मिलता है फिर ब्राइट मिलता है फिर डार्क मिलता है फिर ब्राइट मिलता है ऊपर और नीचे राइट इजंट इट तो हमने ये देखा था तो अब ना हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हमारे पास फ्रिंज विथ है तो अब ये हमारे पास फ्रिंज विथ की अगर ये बात कर रहा है तो देखो फ्रिंज विथ का मतलब होता है जैसे मान लो मेरे पास पहला डार्क आया और फिर मेरे पास एक दूसरा डार्क आया तो पहले डार्क और दूसरे डार्क के बीच में जो मेरे पास विथ हुई तो जो सेपरेशन डिस्टेंस है सेपरेशन जैसे कि पहला वाला फ्रिंज विथ और फिर दूसरा वाला फ्रिंज विथ मतलब मान लो अगर पहला ब्राइट है और दूसरा ब्राइट है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है सेपरेशन डिस्टेंस इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेरे पास पहला वाला डार्क है और दूसरा वाला भी डार्क है मतलब पहला वाला डार्क और दूसरा वाला डार्क के बीच में कितने का सेपरेशन डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रिंज विथ ठीक है तो अब हम इस चीज के लिए पूरा प्रॉपर एक डायग्राम के थ्रू हमें ये चीज दिखानी है तो अब डायग्राम मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका सो सपोज फर्स्टली आई हैव अ कॉमन सोर्स तो मेरे पास एक कॉमन सोर्स है ये रहा मतलब एक सिंगल सोर्स है अब अगर ये सिंगल सोर्स है मेरे पास तो मान लो यहाँ से ना मेरे पास कोई भी एक लाइट आ रही है ठीक है तो जब यहाँ से मेरे पास कोई भी एक लाइट आ रही है इस तरीके से अभी ये तो मेरे पास एक सोर्स लगाया मैंने अब इस सोर्स से ऑफ कोर्स मैंने एक चीज बता रखी है कि जो लाइट आती है मान लो ये ऊपर वाली वेव भाई वेव के फॉर्म में आती है और ये मेरे पास मान लो इस तरीके से ये वेव भाई वेव के फॉर्म में चलती है ना लाइट तो ये मैंने जो स्मूथ लाइन बनाई है मान लो ये ऊपर वाली पॉजिटिव वेव है और जो ये मैंने डॉट डॉट वाली बनाई है मान लो मेरे पास नेगेटिव वेव है तो ये इस तरीके से वेव मेरे पास चलती आती है ठीक है ना तो ये इस तरीके से मेरे पास लाइट आ रही है और इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ तो क्या मैं एक तरह से इसको वेव फ्रंट बोल सकता हूँ क्योंकि लाइट तो सीधी जा रही होगी तो ये मेरे पास वेव फ्रंट ही तो है जो कि परपेंडिकुलर जा रहे हैं इससे राइट अब मेरे पास यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से एक और स्क्रीन है ठीक है ना मैंने शायद हिगेंस प्रिंसिपल के बारे में बताया था हिगेंस प्रिंसिपल क्या होता है मेरे पास अब जब ये लाइट मिलेगी तो जब वो दो एपर्चर से टकराएगी मान लो अगर वो मेरे पास इस तरीके से दिया जा रहा है दो इस तरीके से दे रखे हैं आपको मान लो ऐसे तो अब ये दो जगह पे टकराई ना यहाँ पे और यहाँ पे तो जब ये इस तरीके से टकराएगी मेरे पास चलते चलते करते करते टकराती जाएगी तो अब ये वाला एक तरह से क्या बन जाएगा कहना इसे इट विल बिकम अ न्यू सोर्स S1 और ये मेरे पास दूसरे सोर्स की तरह करेगा S2 की तरह राइट तो ये चीज मैंने बताई थी ये इस तरीके से आता जाएगा और जब ये S1 S2 पे टकराएगा तो यहाँ से एक नए सोर्स निकल के आएंगे राइट इस तरीके से ये एक तरह से नए सोर्स की तरह एक्ट करता है ये मैंने हिगन्स में बताया था इफ यू हैव गाइस नोटिस दैट इसी तरीके से ये भी एक नए सोर्स की तरह एक्ट करेगा ऐसे करके आता जाएगा तो ये मेरे पास इस तरीके से फाइनली आता जाएगा और ये इस तरीके से फाइनली देखो जब ये आता जाएगा तो सुपर इम्पोज करेगा और फाइनली अब मेरे पास क्या होगी स्क्रीन होगी राइट सो दिस इज माई स्क्रीन तो ये मेरे पास स्क्रीन है जहां पे फाइनली मेरे को पैटर्न मिलेगा अब देखो अब ये इतने सारे वेव फ्रंट मेरे को बनाने की जरूरत है नहीं तो मेरे को बस एक क्या करना है अब सीधे एक रे लो भाई रे हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के राइट तो अब जब मैं यहाँ पे मान लो ये मेरे पास एक लाइट रे आ रही है जो कि ऐसे मान लो यहाँ पे टकराई इस तरीके से मान लो ये एक पॉइंट है P ठीक है और यहाँ से भी एक लाइट आ रही है मान लो ये मेरे पास इस तरीके से तो ये तो भाई जब भी लाइट आती है तो वो हमेशा इंटरफेयर कर रही है ना मतलब आपस में मिल रही है ना लाइट भी तो मिल रही है सुपर इम्पोज कर रही है तो फाइनली इस तरीके से मेरे पास वो लाइट आ रही है ठीक है भाई अच्छा मान लो ये जो मेरे पास है ना पहला वाला एपर्चर तो इस पहले वाले एपर्चर से ये वाला पॉइंट और इस वाले एपर्चर से ये जो मैंने एक ऐसा कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो यहाँ से ये वाला पॉइंट ठीक है भाई तो देखो अब मेरे पास असली में देखा जाए तो ये दो सोर्स थे
और ये दो सोर्स के अंदर लाइट कहाँ से आई, मेन सोर्स से, राइट, एस से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लो ये मेरे पास है कैपिटल डी, ठीक है ना भाई। जहाँ पे मैंने सोर्स रखे हुए हैं ये दो सोर्स, और ये मेरे पास स्क्रीन है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस कितना हुआ, कैपिटल डी। अच्छा, अब ये देखो मेन सोर्स तो यहाँ पर है ना, ये एस वाला मेन सोर्स जो यहाँ पे रखा हुआ था। तो मान लो मेन सोर्स से जो ये इस तरीके से लाइट आ रही है, इस तरीके से मान लो, ठीक है ना। तो ये मेन सोर्स है जो इस तरीके से लाइट आ रही है मेरे पास। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये मेरे पास मान लो ये इस तरीके से, ये एस वाला जो है मेरे पास, ये वाला एस मेन सोर्स, ये मेन सोर्स स्क्रीन तक नहीं पहुंच रहा है, ये तो क्लोज है। मेन कौन पहुंच रहा है, S1 S2। यहाँ से तो हम बस, ये मैंने क्यों बनाया है, ये मैंने बनाया है ताकि हम डिस्टेंस को ले सकें, क्योंकि ये दो सोर्स के बीच के डिस्टेंस को ना हम क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। ये पूरा का पूरा क्या लेते हैं हम, स्मॉल डी। तो ये जो मैंने ये डॉट डॉट बनाया मेन सोर्स से, तो भाई अगर ये बीच में है, ठीक इसके, क्योंकि S1 और S2 ठीक इसके मिड मतलब बीच में लाई कर रहे हैं, यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ से भी डिस्टेंस है। तो अगर ये टोटल पूरा डी है, तो बताओ ये वाला D/2 होगा या नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, खुद सोचो। क्योंकि एस हमेशा बीच में है ना, और ये S1 S2 के इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये भी बताओ D/2 होगा या नहीं होगा। भाई यहाँ से लेकर ये और ये पूरा डी है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक D/2 होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक D/2 होगा, राइट। क्योंकि मेन सोर्स तो ऐसा है, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से फिर ये दो सोर्स पे हमने लाइट निकलवा दी। तो ये एक तरह से कोहेरेंट है ना, मैंने बताया था कोहेरेंट के इंटरफेरेंस के लिए मुझे कोहेरेंट सोर्स चाहिए होते हैं, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। ओके, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब जब ये स्क्रीन के ऊपर आए होंगे तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो बीच में मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिला होगा, यस और नो। मतलब बीच में मुझे मैक्सिमम मिला होगा, फिर मुझे डार्क मिला होगा यहाँ पे, डार्क के बाद फिर मुझे ब्राइट मिला, फिर मुझे डार्क मिला, फिर मुझे ब्राइट मिला, राइट। अब नीचे आएंगे, तो नीचे मुझे फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से वेव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यस और नो। तो जो सेंटर में मुझे मिला है ये मेरे पास एक तरह से क्या है, ये मेरे पास ब्राइट है, ये मेरे पास डार्क, ये फिर से सेकेंडरी ब्राइट, ये मेरे पास फिर से डार्क, तो इस तरीके से ये मेरे पास मिलता जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है बेसिकली किस चीज का, कि ये हमारे पास हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। अब देखो, अब जब दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक डार्क ये रहा, ठीक है, और एक डार्क ये रहा, तो बताओ ये टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क हुए या नहीं हुए। ये दो ब्राइट, एक ब्राइट ये रहा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद, ये एक ब्राइट है और उसके बाद ये वाला ब्राइट है। तो बताओ ये टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हुए। एनी डाउट इन दिस। तो देखो, अब देखो मेरे पास ये पॉइंट है पी। तो अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, देखो एस टू से लेकर वो पी पी पे गया, और S1 से लेकर पी तक गया। तो जरा बताना, एस वन एस1 पी और S2 पी क्या इक्वल है आपस में, खुद सोचो, ये सब मैंने बता रखा है। सोचो सोचो, एक यहां से गया और एक यहां से गया, तो ज्यादा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, S1 ने, S2 ने। तो मैंने बताया था अगर मैं इक्वल निकालना होता तो मुझे इसका वेव फ्रंट लेना होता, याद आया। अगर मैं इसका वेव फ्रंट लूंगा तो अब ये बराबर है, राइट। अगर मैं ऐसा करके लूंगा, अब जहां जितना ये है उतना ये भी है, तो इसका मतलब ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा है ना, ये जो है ये इतना हिस्सा जो निकल रहा है नीचे की साइड, तो ये नीचे की साइड इतना हिस्सा जो है ये मेरे पास, बताओ इसे क्या मैं इसे पार्ट डिफरेंस बोल सकता हूँ। देखो, जितना S1 पी पे गया और जितना ये S2 गया, तो इतना हिस्सा अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये इतना हिस्सा क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये इतना हिस्सा जो होगा मेरे पास, ये पार्ट डिफरेंस होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक पर्सन मतलब एक बहुत पहले आगे से निकल रहा है, तो जितना वो पीछे था वही मेरे पास क्या होता है, पाथ डिफरेंस। देखो ऐसे, ये पार्ट डिफरेंस एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। अगर ये मेरे पास एक पी है, तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ, मान लो एक लाइट रे यहाँ से गई ऐसे, और एक लाइट रे ऐसे गई, तो ये तो हुआ AP और ये हुआ मेरे पास BP। तो A से P गया और फिर B से B गया, तो इतना डिफरेंस, अगर मान लो मैं यहाँ से एक वेव फ्रंट खींचूं, तो ये जो इतना पॉइंट आया है ये वाला, तो ये वाला तो एक्स्ट्रा है ना, यही तो पार्ट डिफरेंस हुआ, राइट। यहाँ से लेकर ये रहा, यहाँ से लेकर ये रहा, तो इतना हिस्सा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। तो कहना इसे BP माइनस AP इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। बहुत सिंपल है भाई, BP में से अगर मैं AP को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट डिफरेंस निकल के आ जाएगा, राइट, इस डायग्राम को देखते हुए।
तो इसका मतलब अगर मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो वी कैन से दैट एस टू पी में से माइनस का अगर मैं S1P कर दूंगा, S2P में से अगर मैं S1P कर दूंगा तो मेरे पास इतना हिस्सा निकल के आएगा, और वो इतना हिस्सा क्या होगा, मेरे पास पार्ट डिफरेंस होगा, राइट? ओके, सो नाउ, सो अब इसका मतलब अगर मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो वी कैन से दैट पाथ डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा मेरे पास, S2P माइनस का S1P, तो S2P माइनस का S1P, तो अब देखो मैं क्या कह सकता हूँ फिर, तो मेरे पास ठीक है, इतना हिस्सा तो समझ में आ गया कि ये मेरे पास क्या है, पार्ट डिफरेंस है, S2P माइनस का S1P, राइट? ओके, अब अगर मैं डायग्राम में ध्यान से देखूं, सो इफ आई सी दी डायग्राम वेरी केयरफुली, तो देखो मुझे ना दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, कैसे? एक तो ये दिख रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, एक है मेरे पास S1P, एक ये वाला ट्रायंगल है, और एक मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल मुझे सामने दिख रहे हैं बिल्कुल, मान लो ये ए है और ये बी है, तो एक ट्रायंगल क्या है मेरे पास, S1PA, और एक मेरे पास है S2PB, राइट? S1PA और एक मेरे पास है S2PB, ये दो मेरे पास ट्रायंगल हैं, यस और नो? तो अब जब मेरे पास ये दो ट्रायंगल हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो देखो बहुत सिंपल सी, तो देखो अब अगर मुझे पाइथागोरस निकालना हो दोनों का, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं एक चीज बोल सकता हूँ ना, देखो ये इतनी चीज तो समझ में आ रही होगी, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बेशक डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एक ट्रायंगल मेरे पास ये दिखा, और एक ट्रायंगल मेरे पास ये दिखा, तो तो मेरे पास दो ट्रायंगल, हाँ, तो मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना? तो अब ये दो ट्रायंगल है, तो देखो ये मेरे पास हाइपोटेनियस है या नहीं, S1P, और S2P भी मेरे पास हाइपोटेनियस है इस बड़े वाले ट्रायंगल का, यस और नो? तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें से ये कर दूं S2P माइनस S1P, बड़े वाले हाइपोटेनियस में से अगर मैं इस वाले का हाइपोटेनियस माइनस कर दूं, राइट, तो मेरे पास पार्ट डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो एक काम करो, पार्ट डिफरेंस तो आएगा ही, लेकिन अब ना उसे स्क्वायर कर दो। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बस माइनस करने के बाद स्क्वायर, माइनस के साथ साथ मैं स्क्वायर भी कर रहा हूँ, तो मैं राइट ट्रायंगल के अंदर क्या ले रहा हूँ, तो ये जो तुमने पार्ट डिफरेंस देखा है ना, देखो बहुत सिंपल सी चीज, S2P है मेरे पास, तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ स्क्वायर करने के बाद, इट इज इक्वल टू, अच्छा S2P किसके बराबर था भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो S2P स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, S2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, यस और नो? कैन आई से दैट? ओके, माइनस, अभी मेरे पास S1P है, तो S1P क्या हो जाएगा मेरे पास, S1A का स्क्वायर माइनस एंड प्लस PA का स्क्वायर, इज दैट क्लियर? तो इस वाले के लिए ये रहा पाइथागोरस, इस वाले के लिए ये रहा, गॉट इट? यस, तो अब मैं यहाँ पे सिंपल बात करूँ, S2P का स्क्वायर माइनस का S1P का स्क्वायर, ठीक है भाई? अब ये मेरे पास ये निकल के आ गया, तो S1P के लिए पाइथागोरस ये है, S1P के लिए मेरे पास ये है, ठीक है ना? डायग्राम से ही पता लग रहा है साफ साफ, देखो S2P, तो S2P कैसे निकल के आया भाई, ये तो रहा S2B का स्क्वायर और PB का स्क्वायर, S1P कैसे आया, S1A का स्क्वायर इंटू में PA का स्क्वायर, राइट? वही लिखा है मैंने, देखो सेम, ठीक है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, एस टू बी, ये S2B, ये सोर्स और इसका ही तो डिस्टेंस था D, राइट? याद आया? D का स्क्वायर, S2 सोर्स नंबर 2 और B, ये भी नीचे डिस्टेंस ही तो हुआ, प्लस, और ये PB, ये PB किसके बराबर होगा, तो अगर मैं PB को देखूंगा, अच्छा एक काम करते हैं, अब ये PB मैं कैसे निकाल सकता हूँ, PB देखो कहाँ है, तो देखो ये PB मेरे पास ये है, ये पूरा PB है,
अच्छा एक काम करते हैं, ये मेरे पास जहाँ पे मैंने ये पी बनाया है, ठीक है ना, ध्यान से देना सारे बच्चे, ये पी है मेरे पास, और ये मेरे को पी बी चाहिए, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। अब ना एक काम करते हैं, सेंटर से ये जो पहली बार इंटरफेरेंस हुआ है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लो एक्स, ठीक है। ये लाइट जब यहाँ पे पहली बार मिली है ना सेंटर के बाद, तो जब इस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर का डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो अब अगर मुझे पी बी देखना है तो पी बी क्या हो जाएगा, क्या नहीं से एक्स प्लस का डी/2। याद है डाइपोल में भी हमने ऐसे ही किया था, ये एक्स और ये वाला डिस्टेंस क्या था, L/2। याद आया कुछ कुछ? तो x और ये d/2, तो pb क्या हो गया मेरे पास, x यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर पहला वाला इंटरफेरेंस जहाँ पे हुआ है, और ये d/2, तो x प्लस का d/2 हो गया, राइट। तो pb क्या हुआ मेरे पास। अच्छा, अगर मैं यहीं पर ही बोलूँ कि मेरे पास pa क्या होगा, pa, नहीं सॉरी सॉरी, अगर मैं बोलूँ कि pd क्या होगा मेरे पास, जरा बताओ। इतना हिस्सा अगर मैं बोलूँ तो ये तो x है, तो पी भी हमने क्या बोला, एक्स प्लस का डी/2। अगर मैं तुमसे बोलूँ पी ए क्या होगा, तो पी ए क्या होगा, एक्स में से अगर मैं डी/2 को हटा दूं तो मेरे पास पी ए हो जाएगा। तो पी ए का वो क्या होगा, एक्स में से डी/2 को माइनस कर दो तो इतना हिस्सा निकल के आ जाएगा, राइट। ये S1 के लिए है, और ये S2 के लिए हो गया पूरा, जहां पे वो पहली बार मिला है। तो इसका मतलब, मैं अगर मुझे पीबी बताना हो तो पीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पीबी को मैं लिखूंगा एक्स प्लस का डी/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस S1 A क्या है, S1 A भी तो डी है भाई, ये भी ए था, ये भी बी था, राइट। तो वही तो है मेरे पास, ये भी डी हो जाएगा, डी का स्क्वायर। अच्छा पी ए, आई मैंने पी ए के बारे में बताया था आपसे, राइट। तो बताओ क्या हो गया है पी ए, एक्स माइनस का डी/2 है। यस, ऊपर वाला बताया था ना, तो ऊपर d-2 हो गया था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अगर ये मैंने स्क्वायर किया है तो, अब देखो अगर मैंने ये पूरा का पूरा स्क्वायर कर रहा हूँ तो ठीक है भाई। देखो अब ये मैंने स्क्वायर किया, अच्छा मैंने ये जो मैंने किया, ये इतना ही समझ में आया कि ये मैंने क्यों किया था, ऐसे करके ऐसे, ये इसका माइनस ये किया मैंने, तो ये इसकी वाली पाइथागोरस हुई, और ये इस वाले की पाइथागोरस हुई थी, राइट। तो मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं इसका माइनस करूंगा तो डी से डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, राइट। ये डी है भाई, ये वाला माइनस डी स्क्वायर है, तो प्लस के डी स्क्वायर से माइनस का डी स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का d² बाय 4 प्लस का 2ab, राइट। तो 2ab, राइट, ओके, माइनस, अब ये तो पूरा माइनस में रहेगा, x² प्लस का d² बाय 4, राइट, और ये माइनस है, तो माइनस का 2x d/2, राइट, ओके। अब देखो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सारी चीजें ये माइनस में हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस में पहुंच जाएगा, राइट। तो x² माइनस का x² कट जाएगा, ये वाला ये से कट जाएगा, d²बाय 4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस d/4, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x d/4, तो ये भी 2x d/4 और प्लस का 2x d/4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 × 2x d/4, यस और नो। तो ये 4 है और ये 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो एक तरह से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 2xd आ गया, यस और नो, राइट। ये वाला और ये वाला प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 × 2, 2 से 2 कट गया, मेरे पास 2xd आ गया। इसका मतलब मेरे पास फाइनली क्या आ गया है, S2p, जो आप ऊपर देख रहे हैं, तो S2p का स्क्वायर माइनस का S1p का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आया मेरे पास, 2xd के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये माइनस में है तो क्या इसका एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने, a² माइनस का b², तो वो क्या होता है, a+b और a माइनस b। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S2p माइनस S1p, एंड वी कैन राइट S2p प्लस का S1p, राइट, ये लिख सकता हूँ इस आइडेंटिटी की जगह पे। एक है S2p माइनस का S1p, S2p प्लस का S1p इज इक्वल टू 2xd, राइट। कैन आई से दैट,
ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, S2P माइनस का S1P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2XD डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P। एनी डाउट इन दिस? अब देखो ये 2XD तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब देखो मेरे पास ये है नीचे, तो ये S2P जो है, और ये भी क्या है मेरे पास S1P। तो S2P और S1D किसके बराबर है, देखो ऊपर D के बराबर होगा। S2P देखो, S2P देखो, देखो चाहे तो, अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है, इसके अंदर ना आपको एक छोटी सी चीज एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या, अगर अगर मेरे पास ये P पॉइंट बहुत ही क्लोज होता, देखो ये सेंटर है, राइट, तो सेंटर के बाद अगला क्या बनता है, डार्क। तो सेंटर के बाद अगला अगर डार्क बनता है तो वो कोई ज्यादा डिस्टेंस लेता है या कम डिस्टेंस लेता है, ये मान लो ये बहुत इसके पास में है, ठीक है। तो अगर ये इसके बहुत पास में हुआ सेंटर के बाद पहला वाला डार्क, तो ये P पॉइंट भी तो पास में ही होगा, राइट, एकदम यहाँ पे मान लो ये सेंटर है और ये P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अगर ये P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है मेरा इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस या डी एक ही जैसा तो हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला हाइपोटेनियस और ये, तो ये डी है और ये हाइपोटेनियस है। तो हम कह रहे हैं कि अगर अगर ये वाला पॉइंट मेरा बहुत पास होता, तो ये भी तो एक तरह से डी के जैसा ही हो जाता है अप्रोक्सीमेट, अगर ये बहुत क्लोज होता तो, राइट। तो हमारा ये एजम्पशन है, यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर ये पी हमारा इस सेंटर के बहुत ही ज्यादा पास में है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो अगर ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो इसका मतलब उसे भी हम डी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो S1P और S2P, तो ये दोनों ही क्या है, इस पूरे डी के जैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा ही तो टेढ़ा है ऊपर की साइड, तो इसको भी डी मान लो और इसको भी डी मान लो। ये वाला एजम्पशन है यहाँ पे, एकदम स्ट्रॉन्ग एजम्पशन है। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे मान सकते हैं हम हाइपोटेनियस को बेस कैसे मान सकते हैं, बट आई टोटली एग्रीड। तो बट स्टिल हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, ये डेरिवेशन है और डेरिवेशन में कुछ एजम्पशन इसके अंदर ली गई हैं। ये वेव का टॉपिक है, इजी नहीं है, तो कुछ एजम्पशन मान यहाँ पे इन्होंने मान रखी है, ठीक है। तो देखो S2P ये था और S1P ये था, राइट। तो इन्होंने इन दो लाइनों को कैसे मान लिया, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये भी डी हो गया और ये भी डी हो गया, राइट। यस और नो? तो S1P ऐसा था, S2P ऐसे था, तो अब ये एक तरह से ऐसा हो गया है S1P और S2P। तो ये वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कहना ही से इट इज कंसिडरेशन, आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो अब बताओ अगर स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन है तो ये क्या हो जाएगा, 2XD अपॉन में, अच्छा ये भी डी हो गया, ये भी डी हो गया, तो क्या हो गया, ये कहना ही से 2D, और ये हो जाएगा मेरे पास S2P माइनस का S1P। एनी डाउट इन दिस? अब मुझे एक बात बताओ, ये S2P माइनस का S1P ये पाथ डिफरेंस था या नहीं था? देखो मैंने बताया था, इस बड़े वाले में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो इतना ऐसा पार्ट डिफरेंस निकल के आता ही नहीं आता। तो ये बताओ, तो क्या मैं इसे पार्ट डिफरेंस बोल सकता हूँ? तो ये मेरे पास हो जाएगा पाथ डिफरेंस। इसका मतलब मेरा पाथ डिफरेंस क्या आ गया है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आया, एक्स डी अपॉन डी, मतलब एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब ना यहाँ पे ना कुछ बच्चे ना बहस करते हैं, मतलब बहस मतलब काइंड ऑफ उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है कि सर मुझे एक बात बताओ, आपने सर S1P और S2P को आपने सर कि आपने ये इक्वल इक्वल कर दिया है, तो सर जब आपने ये इक्वल इक्वल कर दिया है तो ये तो चलो डी हो गया, तो फिर जब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि S2P माइनस का S1P, तो सर ये तो जीरो हो जाएगा अगर हम इसी डायग्राम को देखें, इजंट इट? भाई अभी जब बच्चे बोलते हैं कि सर आपने बोला कि ये S2P और ये S1P का डिस्टेंस DD है, तो आपने यहाँ पे 2D ले लिया, बिल्कुल सही है, चलो सर मान लिया। लेकिन जब यहाँ पे S2P और माइनस का S1P है तो सर यहाँ पे भी D माइनस डी हो जाएगा, फिर तो जीरो ही हो जाएगा। राइट। तो ऐसा नहीं सोचना है बस, ठीक है, क्योंकि ये हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में कंसिडरेशन करवाया है, न्यूमरेटर में हम कंसिडरेशन को अलाउ नहीं करवाते, ठीक है ना। जैसे हम कभी भी कोई चीज कहते हैं कि कहाँ से नेग्लेक्ट करते हैं हम, न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से, तो चीजों को भी नेग्लेक्ट हम डिनोमिनेटर से करते हैं, तो वो आप न्यूमरेटर से नेग्लेक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसीलिए
तो हमारे पास, तो फाइनली आई गॉट दी पार्ट डिफरेंसेस एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। अच्छा, अब ये मेरे पास फाइनली पार्ट डिफरेंस आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। अब हमें ये कह रहा है कि अच्छा फ्रिंज विड्थ, हमें तो फ्रिंज विड्थ निकालनी थी ना, राइट, याद आया, हमें तो अपने फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो मेरे पास एक्स डी अपॉन कैपिटल डी आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने एक कंडीशन देखी थी कि अगर मेरे पास ब्राइट फ्रिंज होता है, ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो अगर मेरे पास वो ब्राइट फ्रिंज होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, तो इसका मतलब, याद है, तो पार्ट डिफरेंस के लिए क्या कंडीशन लगी थी, कहना ही से दैट एन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा, इस तरीके से आता गया था ना, 2 3 4 5 6। तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, एन लैम्डा। और याद आया डिस्ट्रक्टिव के लिए, मतलब डार्क के लिए क्या आया था, तो हमारे लिए जो डार्क के लिए आया था पार्ट डिफरेंस, वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 आया था, अगर याद हो तो। अच्छा देखो, अब हमने इस इक्वेशन के यूज करके पार्ट डिफरेंस निकाल लिया। तो अगर मुझे अब ब्राइट की कंडीशन पता करनी हो, तो क्या मैं इस वाले पार्ट डिफरेंस को इस वाले पार्ट डिफरेंस से इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये ब्राइट के लिए निकाल रहा हूँ अब मैं पार्ट डिफरेंस, राइट। तो ये पार्ट डिफरेंस तो इक्वेशन से निकल गया, लेकिन अब मुझे अगर अब ब्राइट की कंडीशन निकालनी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो कैन आई से दैट एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा, कैन आई से दैट। मैंने दोनों पार्ट डिफरेंस को बराबर कर दिया, एक ब्राइट के लिए निकाल रखा है, और अब ये इस डेरिवेशन से निकला है पार्ट डिफरेंस। तो बताओ मेरा एक्स कितना आ जाएगा फिर। तो मेरा एक्स आ जाएगा एन लेमडा डी बाय स्मॉल डी, यस और नो। और ये एक्स मेरा क्या था, ये एक्स मेरा था सेंटर से वो जो पहली बार इंटरफेयर हुआ था, राइट। सेंटर से कितने पे वो वेव मिली थी, वो दो लाइन जो जग गई थी ऊपर, एक्स मेरा यही तो था। नहीं आया समझ, ये मेरे पास है, यहाँ से एक लाइट ऐसे गई, ये सेंटर था, तो सेंटर से ये पहली बार कहाँ पे मिला, यही तो एक्स था मेरा। तो एक्स मेरे पास क्या हुआ, एन लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, तो अब मुझे अगर पहले वाले के निकालना होगा, तो पहले वाले के लिए एन मुझे रखना पड़ेगा 1। तो पहले वाले के लिए क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, दूसरे वाले ब्राइट के लिए, तो वो मेरे पास आएगा तो यस, तो 2 लैम्डा डी बाई डी आएगा, राइट, यस और नो। अच्छा, और अगर मान लो, ये तो चलो पहले वाला ब्राइट हुआ, ये दूसरा वाला राइट, और सेंटर के लिए देखना हो तो सेंटर के लिए तो एन जीरो हो जाएगा, तो इसके लिए तो कुछ आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हुआ, सेंट्रल ब्राइट, राइट, ये वाला जीरो वाला, सेंटर ब्राइट के लिए तो कोई पार्ट डिफरेंस होता ही नहीं है, मैंने बताया था। ये सेंटर ब्राइट, ये वाला क्या है मेरे पास, फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट, ये वाला फर्स्ट ब्राइट हुआ। और ये वाला, तो ये वाला मेरे पास सेंट्रल ब्राइट हुआ, सेंट्रल ब्राइट। ये वाला मेरे पास फर्स्ट ब्राइट हुआ, क्योंकि मैंने एन इज इक्वल टू 1 रखा। ये वाला मेरे पास सेकंड ब्राइट हुआ, इसी में मैं 3 रखूंगा तो 3 लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा, राइट। तो ये तो हुई मेरे पास ब्राइट के लिए एक्स की वैल्यू। ठीक है भाई। अब मुझे तो पार्ट डिफरेंस किसका पता है, मुझे तो भाई ये डार्क का भी पता है। तो अगर डार्क का भी पता है, तो क्या मैं वैल्यू पुट करूँ फिर से। देखो, हमने तो डेरिवेशन से हमने पार्ट डिफरेंस कितना निकाला है, एक्स डी बाई डी, राइट। तो एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू, और ये कितना है मेरे पास, कितना निकल के आया था उस टाइम जब मैंने निकाला था लास्ट क्लास में, तो ये था मेरे पास 2n-1 लैम्डा बाय 2, राइट। तो इससे मेरा एक्स कितना निकल के आएगा, यस। तो हमने करा कुछ नहीं है, हमने पार्ट डिफरेंस का डेरिवेशन से निकाल लिया, और बस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की हमें पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन पता है, उससे इक्वेट कर रहे हैं हम। तो मेरा अब एक्स कितना आ जाएगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक्स निकालना चाहूंगा, तो देखो ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 है, तो फिर ये मेरे पास हो जाएगा 2n-1, ये लैम्डा, और ये डी ऊपर आ जाएगा, और ये स्मॉल डी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d। एम आई राइट। ठीक है। अच्छा, क्या मैं एन को जीरो रख सकता हूँ अब, क्या लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स जीरो निकाला, जब क्योंकि मैंने एन को जीरो रखा, लेकिन क्या यहाँ पे मैं एन को जीरो रख सकता हूँ। एन जीरो रखने का मतलब है सेंटर पे, क्या सेंटर पे ब्राइट आता है या डार्क आता है। सेंटर पे सिर्फ ब्राइट आता है, तो सेंटर पे तो डार्क होता ही नहीं है। तो सेंटर पे डार्क होता ही नहीं है, तो क्या डार्क के लिए मुझे जीरो रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि डार्क तो हमेशा फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, लेकिन डार्क का भी सेंटर हो सकता है क्या। मैंने बताया था ना कि बीच में हमेशा ब्राइट आता है, उसके बाद फर्स्ट डार्क, और ये भी फर्स्ट डार्क, फिर ब्राइट,
फर्स्ट ब्राइट, फिर दोबारा मेरे पास क्या है, डार्क। तो डार्क तो कभी सेंटर हुआ ही नहीं, राइट। तो सेंटर जैसे मान लो, ये तो पता ही है ना, जब आपस में लोग खड़े होते हैं तो सेंटर में तो कोई एक ही बंदा खड़ा हो सकता है ना, एक पर्सन ही खड़ा हो सकता है, राइट। दो लोग नहीं खड़े हो सकते, तो इसीलिए जैसे मॉडलिंग में देखा होगा ना, कोई भी जो शो स्टॉपर होती है जो हमेशा सेंटर में खड़ी रहती है, तो उसी तरीके से तो सेंटर एक ही हो सकता है, तो वो है ब्राइट। ठीक है, तो मैं एक्स की वैल्यू को अब n0 नहीं रख सकता। रीजन क्या है इसका, क्योंकि सेंटर पे तो ब्राइट होता है। अच्छा, तो n को 1 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 1 रखूंगा तो वो फर्स्ट डार्क हो जाएगा। तो चलो रखो, तो 2 × 1, 2 माइनस का 1, ये बचा 1, तो ये बचा 1/2। 1/2, तो इसका मतलब ये क्या गया मेरे पास, 1/2 लैम्डा d/d, राइट। ये क्या हुआ मेरे पास, फर्स्ट डार्क हुआ या नहीं हुआ। सो दिस इज माई फर्स्ट डार्क। तो ये मेरे पास हुई फर्स्ट डार्क की कंडीशन। अब ऐसे ही मैं रखूंगा n = 2। तो n = 2 रखूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में से एक गया, 3। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2 लैम्डा d/d, राइट। यस और नो। तो ये मेरे पास, तो अभी मेरे पास कौन सा हुआ, ये फर्स्ट ब्राइट हुआ, सेकंड ब्राइट या डार्क हुआ, क्या हुआ ये मेरे पास। यस, तो ये कौन सा डार्क है, तो ये वाला मेरे पास होगा सेकंड डार्क। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से क्या थर्ड डार्क भी हो सकता है, ऑफ कोर्स। जैसे यहाँ पे थर्ड ब्राइट हो सकता है, इस तरीके से निकलता जाएगा, राइट, फिर हो जाएगा 5/2, इजंट इट। तो अब अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पर चीज को देखूँ, तो देखो यहाँ पे जिस तरीके से रिपीट होता जा रहा है, तो अगर मैं एक्सएन देखूंगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, एक्सएन, तो वो मेरे पास क्या है, देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, 1 2, इस तरीके से 3 बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना अब, एन लैम्डा d/d बनी, राइट। एन लैम्डा d/d, राइट। तो ये जो मेरे पास x आया, x की जो डिस्टेंस है मतलब सेंटर से, तो उसके लिए ब्राइट के लिए क्या कंडीशन बनी, एन लैम्डा d, राइट। चाहे फर्स्ट के लिए निकालो चाहे सेंटर के लिए निकालो। और इसके लिए क्या बनी देखो, अगर मुझे इसके लिए एक्शन निकालना हो डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो ये तो देखो 1/2 है, ये 3/2 है। तो 1/2 और 3/2, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो 1 और ये 3, इसका मतलब ये जो कंडीशन बन रही है, देखो 2 तो है ही नीचे नीचे, तो 1 3 5 ये कैसे आता है, ऑफ कोर्स 2n-1, राइट। तो 2n-1/2 लैम्डा d/d, राइट। देखो अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 1 1 आ गया। n की वैल्यू को 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 -1 3 आ गया, राइट, इजंट इट। n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 2 3 जा 6, 6 -1 तो 5/2 आ जाएगा। यस और नो, लैम्डा d/d। तो इसका मतलब इस तरीके से ये किसकी इक्वेशन आ गई है मेरे पास, ये मेरे पास आ गई डिस्ट्रक्टिव की। तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस आया है, ये मेरे पास किसके लिए आया है, डार्क के लिए डिस्टेंस, राइट। और ये जो मेरे पास डिस्टेंस आया है, ये मेरे पास आया है ब्राइट के लिए। अच्छा, पिछली बार जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, क्या पिछली बार भी हमने डिस्टेंस निकाला था, नहीं। पिछली बार हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, राइट। ये जो हमने पिछली बार निकाला था ये मेरे पास पाथ डिफरेंस था। और अब जो हमने निकाला है वो हमने डिस्टेंस निकाला है, राइट। पिछली बार हमने ये ड्राइव किया था फॉर्मूले में कि पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है और पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा होता है। अभी भी ऑलमोस्ट वैसा निकला है, लेकिन अब जो हमने निकाला है ये इक्वेशन का यूज करके, ये मेरे पास क्या है, एक्स एन डिस्टेंस निकाला है, राइट, राइट। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं फ्रिंज विथ क्या होता है, तो मैंने बताया ना फ्रिंज विथ हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क या 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट होता है, यस और नो। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कहना है इसे एक के बाद एक। तो अब देखो, अगर मुझे फ्रिंज विथ निकालना है, फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ होता है एक के बाद एक। तो अगर मुझे फ्रिंज विथ विथ निकालना हो, फ्रिंज विथ, तो अगर मुझे फ्रिंज विथ निकालना होगा, तो वो मेरे को पता है विथ ऑफ द फ्रिंज कैसे निकालते हैं, ये डब्ल्यू है एक्चुअली, एक सेकेंड। तो अगर मुझे फ्रिंज विथ निकालना होगा, फ्रिंज विथ, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क। अच्छा देखो, इसका मतलब अगर एक मेरे पास मान लो 2 है, तो 2 -1 होना चाहिए, राइट। या मान लो, जैसे मान लो अगर ये मेरे पास एक्सन है,
xn का मतलब मान लो अगर ये मेरे पास थर्ड है तो थर्ड में से -2 होना चाहिए ना, 2 कॉन्सिक्यूटिव। अगर ये n है तो ये n-1, अगर ये 5 है तो 5 में से -4, राइट। तो जरा वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। ये ब्राइट के लिए है तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट के लिए निकालते हैं पहले। तो ये हो जाएगा n लैम्डा डी बाय स्मॉल डी माइनस, ये n-1 है राइट, तो n-1 लैम्डा डी। हम ना वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, वैल्यू पुट करके तो और इजी हो जाता है, लेकिन एक्चुअली तो हम तो फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं ना कि फ्रिंज विड्थ होती क्या है। देखो सामने ही दिख रहा है, बिल्कुल वैल्यू आ गई। कैसे? एन लेमडा डी माइनस का एन लेमडा डी, तो एन लेमडा डी में से माइनस का एन लेमडा डी तो कट ही गया राइट, और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ मेरी कितनी होती है, लैम्डा डी बाई डी होती है राइट। नहीं आया समझ भाई, एन माइनस लेमडा डे माइनस एन लेमडा मल्टीप्लाई करोगे इसका तो कट गया वो पूरा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मेरे पास, लेमडा डी बाई डी। इसका मतलब फ्रिंज विथ हमेशा क्या होती है। देखो यहाँ पे ना फॉर्मूले बहुत सारे हो गए हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा सर ये आपने निकाला था तो ये यही तो है, एन को 1 रख दो। अरे भाई तो एन को 1 रख सकते हैं, लेकिन हमें दिखाना तो पड़ेगा ना कि फ्रिंज विथ, क्योंकि फ्रिंज विथ तो कॉन्जिक्यूटिव की होती है। तो एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 5 रखो, एक बार 4, और ये सब रखने के बजाय एन और n-1 तो रख सकते हैं, तब भी वही आएगा, इजंट इट। अरे सिंपल सी बात है, देखो 5 लैम्डा डी माइनस 5 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस 4 लैम्डा डी अपॉन डी, तो 5/4 का एक ही तो बचा, तो लैम्डा डी अपॉन डी तो होगा, यस और नो। तो ये हमने किसके निकाला है, कॉन्जिक्यूटिव टू ब्राइट के लिए। तो क्या इसी तरीके से क्या मैं फिर डार्क के लिए भी निकाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन। अब देखो डार्क के लिए भी मैं बोल सकता हूँ राइट, कैसे कि देखो अगर मुझे फ्रिंज विथ निकालनी हो, वही फ्रिंज विथ जो हमने यहाँ निकाली है, तो अगर मुझे फ्रिंज विथ निकालनी होगी तो अब मैं 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क लूंगा या डार्क और ब्राइट लूंगा, तो हमें हमेशा लेना होता है 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क। तो एक काम करते हैं, रखते हैं एक्स एन माइनस का xn-1। अब देखो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला गंदा सा है, ठीक है, बट स्टिल 2n माइनस का इसमें तो n ही रखा मैंने, तो ये 2n-1। वैसे इसे निकालने की जरूरत नहीं, जब हमने ब्राइट के लिए निकाल लिया तो इसकी जरूरत नहीं थी, बट स्टिल माइनस का, अब 2n की जगह पे n-1 रखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया आई नो दैट, और लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, बाई 2d, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो चुका है फॉर्मूला, ठीक है आई नो दैट। तो अब देखो अब ये क्या बन जाएगा, कैलकुलेट करें इसे, तो देखो क्या होगा ये। अब ये मेरे पास ये तो हो गया 2n-1 लैम्डा बाई डी, और जब तुम इसे 2n की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये भी देखो इतना हिस्सा यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा। देखो ये 2n-1 है, और 2n-1 ये दिख रहा है, 2n-1, भाई ये भी 2n-1 है, ये भी 2n-1 है, तो ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो पूरा का पूरा इतना हिस्सा कट जाएगा। 2n-1 और 2n-1 पूरा का पूरा कट गया, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी तो सिर्फ लैम्डा डी बाई डी बचा, यस और नो। लैम्डा डी बाई डी बचा, क्यों, ऐसा क्यों, भाई देखो ना मेरे पास यहाँ पे भी लैम्डा 2 लैम्डा, देखो मैं समझा देता हूँ जो अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो, ऊपर की इक्वेशन दिख रही है ये वाली डार्क के लिए, तो ये 2n-1 लैम्डा डी अपॉन में 2d, राइट। ये जबकि जब मैंने वैल्यू n रखी, और ये जबकि जब मैंने n की वैल्यू को n-1 रखा, राइट, इस पोजीशन पे, गॉट इट। बाकी सब वैसा ही है, ठीक है। ये 2n-1 है लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये वाला, तो ये भी तो देखो 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d है, लैम्डा डी, सब कुछ वही है, इतना हिस्सा देखो, इतना हिस्सा, तो ये माइनस में है या नहीं, और ये प्लस में है या नहीं, तो माइनस और प्लस कट जाएगा। एक सेकेंड, तो 2n, देखो 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 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा खोल के दिखा देता हूँ।
तो एक काम करते हैं, डार्क वाला थोड़ा सा अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं दोबारा करता हूँ। देखो हमने क्या करा, एक्स एन माइनस का एक्स एन माइनस वन करा, राइट। टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क लेते हैं, राइट, यस और नो। और अब अगर तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो हमारे पास फॉर्मूला भी क्या होता है, टू एन माइनस का वन लैम्डा बाई डी होता है। तो अब एन की जगह पे तो मैंने एन ही रखा, तो टू एन माइनस का वन लैम्डा डी बाई टू डी, राइट। एन की जगह पे मैंने एन ही रखा, अब माइनस, अब एन की जगह पे हमें क्या रखना है, एन माइनस वन, राइट। तो टू एन माइनस वन माइनस का वन, बस मैंने एन की जगह पे एन माइनस वन रखा है ना, ओके। और ये मेरे पास लैम्डा डी बाई टू डी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो इसको टू एन माइनस वन रहने देते हैं। अच्छा ये लैम्डा बाई डी तो कॉमन ही है, तो क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, लैम्डा बाई डी मुझे कॉमन दिख रहा है एक, तो कॉमन निकाल ले, ठीक है। तो माइनस का ये टू, अच्छा इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो ये हो जाएगा टू एन, ये हो जाएगा माइनस का टू, और ये हो जाएगा माइनस का वन, ठीक है ना। ये अभी पूरा इस तरीके से ब्रैकेट में है, और ये यहाँ पे कॉमन आ गया लैम्डा डी बाई डी, यस और नो। अब मैं पूरा एक एक स्टेप खुल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो, टू एन माइनस का वन, अब ये माइनस ना चला गया, तो टू एन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। अच्छा, और ये माइनस यहाँ पे भी तो अंदर जाएगा, यस और नो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। ये वाला माइनस इस पे भी तो जा रहा है शायद, भाई ये माइनस तो पूरे पे जा रहा है ना, ये वाला माइनस तो माइनस अगर पूरे पे जा रहा है तो शायद ये तो, एक सेकेंड, ये इस पे भी तो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, इसके अंदर लेकर गए हम, और ये मेरे पास ब्रैकेट के बाहर आ गया लैम्डा डी बाई टू डी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्या टू एन से टू एन कट रहा है, दिख रहा होगा, देखो, इस वाले टू एन से ये वाला टू एन कट गया, और ये क्या, देखो टू, और ये माइनस वन, और ये माइनस, तो ये कट गया नहीं कट गया, देखो, ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, टू बचा, राइट। तो ये क्या बचा, टू इंटू लैम्डा डी बाई टू डी बचा, क्या टू से टू कट गया, तो टू से टू कटा तो मेरे पास आया नहीं, आया लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, यस और नो, समझ में आया। तो आई नो कि थोड़ा सा, जैसे देखो यहाँ पे बहुत सिंपल था क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या था, एन लैम्डा डी बाई डी था। तो ये तो मेरे पास आया किसका यूज करके, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट का, राइट। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट का क्या है, लैम्डा डी बाई डी। अब मैंने क्या बोला है, कॉन्जिक्यूटिव कोई सा भी हो, डार्क हो ब्राइट हो, ठीक है ना, तो फॉर्मूला तो वही होना चाहिए ना, लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करा था कि एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, तो निकल गया। लेकिन अब मैंने इसको अगले पेज पे क्या करा, अलग से सॉल्व करके दिखाया, ताकि आप लोग अगर कभी करो तो कंफ्यूज ना हो पाओ। तो इज दैट क्लियर। तो अब बस मैंने इसकी वैल्यू पुट करी टू एन, क्योंकि डार्क के लिए सिचुएशन यही होती है, टू एन माइनस वन लैम्डा डी बाई डी। तो एक बार डार्क के लिए रखा और बार इसके लिए रखा, तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो, लैम्डा डी कॉमन निकालो, और आपस में ये भी लैम्डा डी बाई डी आ गया। तो इसका मतलब इससे हमारा बताओ हमने जो किया वो सही क्या नहीं किया, क्योंकि हमारा डार्क और टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट दोनों के लिए सेम ही आया है। इज देयर एनी डाउट इन दिस। तो अब हमारे पास एक चीज आ चुकी है, क्या, कि हमारे पास जो फ्रिंज है, अच्छा देखो ये क्या है मेरे पास, फ्रिंज विथ आया ना, फ्रिंज विथ जी, तो ये जो मेरे पास फ्रिंज विथ आया है दोनों के लिए लैम्डा डी बाई डी आया है। तो फ्रिंज विथ को पता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। तो चाहे तो टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क हो, एक के बाद एक दूसरा डार्क हो, या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट हो, तो दोनों के लिए मेरे पास क्या है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, यस और नो। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आपको ब्राइट, आपको कोई फ्रिंज विथ दे रखी है, आपको स्क्रीन और सोर्स का डिस्टेंस दे रखा है, और फर्स्ट जहां पे वो मिला था वो भी डिस्टेंस दे रखा है। तो अब आई मीन स्मॉल डी आपको दे रखा है, तो आपको वेवलेंथ निकालना है, तो निकाल लोगे ऑफ कोर्स। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बीटा डी अपॉन में डी, यस और नो। तो यहाँ पे एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा वाला क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो मैंने क्या बोला कि ये कैपिटल डी क्या है,
कोई बता सकता है? कैपिटल टी मेरा है वो दो दो जो सोर्स थे, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, राइट? सोर्स एंड स्क्रीन। ये स्मॉल डी क्या था? दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, राइट? वो जो दो सोर्स मैंने माने थे S1 एंड S2, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स लाइक S1 एंड S2। याद आया? और ये बीटा क्या है? फ्रिंज विथ। और फ्रिंज विथ अपने आप में क्या होती है? टू कॉन्जिक्यूटिव, या तो ब्राइट हो या टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क हो, राइट? उनके बीच का डिस्टेंस। और लैम्डा तो पता ही है भाई, लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है। अच्छा, वेवलेंथ से क्या निकलता है? फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस? यस, लैम्डा। तो लैम्डा से हमेशा निकलता है पाथ डिफरेंस। और फेज से हमेशा क्या निकल पाई से हमेशा क्या निकलता है हमारे पास? यस। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास फाइनली यहाँ पर हुआ कंप्लीट, ये वाला पोर्शन जैसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो अब हमें बस न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे, तो ज्यादातर वो आपसे यही बोलेगा कि आपको फ्रिंज विथ निकालनी है। ठीक है? तो कभी आपको डी देगा, स्मॉल डी देगा, ये सब चीजें क्वेश्चन देगा। बस इन्हीं जो जितने भी अब तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो ये कंडीशंस के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है? तो कंडीशंस के फॉर्मूले अगर हमें याद होंगे तो हम आराम से कर लेंगे। यही मेरे पास क्या है? इंटरफेरेंस होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, कभी कभी ना वो क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमें अगर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता रहना चाहिए। ऐसा क्या करें कि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता रहे? तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर इंटरफेरेंस मिलते रहना चाहिए तो हमेशा तुम्हारे सोर्स क्या होने चाहिए? कोहेरेंट, राइट? वो लाइट सोर्स हमेशा कोहेरेंट होने चाहिए। और रिमेम्बर, वो जो दो सोर्स है वो बहुत नैरो होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सोर्स बड़ा हो गया एक सोर्स छोटा हो गया। तो सोर्स हमेशा क्या होने चाहिए? नैरो। जितने नैरो दो सोर्स होंगे छोटे छोटे, जैसे बताया था ना अभी मैंने, जैसे वो जो गैप सा बनाया था ऐसा, तो वो सोर्स जितने नैरो होंगे उतनी देर तक हमें इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है? और इंटरफेरिंग वेव हमेशा सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे अगर ये ऐसे जा रही है तो ये भी ऐसी जाए। ऐसा ना हो कि एक इधर चली गई एक इधर चली गई, तो फिर तो अलग ही डायरेक्शन हो गई। तो अलग डायरेक्शन हो गई तो क्या कभी कभी वो मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो जब नहीं मिल पाएंगे तो क्या वो इंटरफेरेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब इंटरफेरिंग वेव सेम डायरेक्शन में जाती हैं, और वो और जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक वेवलेंथ जिसमें होती है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जितना सोर्स आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा तो वो उतना ही अच्छा रहता है फॉर दी सस्टेन इंटरफेरेंस। ठीक है? तो सस्टेन इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए तो सोर्स कंटिन्यूअसली वेव निकालते रहे सेम फ्रिक्वेंसी की। ठीक है? और वो कोहेरेंट होना चाहिए, राइट? और सोर्स जो होते हैं वो नैरो होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, और लाइट वेव हमेशा सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, राइट? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा, और ये वाली डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एग्जाम में ये आती ही आती है। ओके? तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है? बाकी ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज आई सेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस डेरिवेशन की बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम में ये बहुत बार मतलब आती ही आती है। और यही डेरिवेशन ऐसे जो को बच्चों को पता होता है कि एग्जाम में आनी ही आनी है, तब भी इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आई होप तुम लोग इस चीज का ध्यान रखोगे, और ये वाली गलती जो और लोग करते हैं वो तुम रिपीट नहीं करोगे। ठीक है भाई? तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।